देखिए सर, अगर आप लोग मान लीजिए क्लास 11 से 12 में भी जो आ रहे हैं, अगर कुछ कुछ आप लोग चैप्टर नहीं किए हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन हुआ और ऑफलाइन हुआ तो भी पेपर वगैरह काफी इजी था, इतना ज्यादा आप लोग को प्रेशर दिया नहीं गया है ना। लेकिन अब सब खत्म हो गया सर, जैसा पहले था वैसा ही स्टार्ट हो गया। लेकिन आप लोगों को तो अच्छा हो गया, आप लोग को 12 में एटलीस्ट पढ़ोगे। आप लोग से जो पहले वाला सेशन था उन्होंने तो स्कूल भी नहीं देगा, क्लास 11 ऐसे ही पास, 12 ऐसे ही पास, 12 का एग्जाम नहीं हुआ, कुछ कुछ पेपर का हुआ नहीं हुआ, डायरेक्टली कॉलेज में जाओ। ये अच्छा चीज नहीं है। तो अगर आपने क्लास 11 पे सही से नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर करिए कि ये चैप्टर आपका किया हुआ होना चाहिए। अगर ये चैप्टर आप लोगों का नहीं किया है तो थोड़ा कोशिश करिएगा ये चैप्टर कर लेने, ठीक है। अगर प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे बताइएगा। सबसे पहला ऐसा जर्नल लेजर, हेडिंग पे लिखे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, रिमेंबर, याद है? जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये आपको आना चाहिए। दूसरा पे सर कैश बुक, बीआरएस का जरूरत नहीं है हमें, कैश बुक का जरूरत है। क्या बीआरएस 11 पे था ना, उसका जरूरत नहीं है। ऑप्शन नहीं था, लेकिन तेलुगु को बोला बीआरएस तो था नहीं तेलुगु इसमें। देखिए थर्ड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर सर नंबर 4 में। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लिख लो बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा इन डिटेल वाला नहीं चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए कि बिल्स क्या होता है, बिल रिसेबल किसको बोलते हैं, पेबल किसको बोलते हैं, बिल ड्रॉ का जनरल एंट्री क्या होता है, बिल जब डिसऑनर्ड होता है तो उसका एंट्री क्या होता है, ये सारा। नंबर 4 पे लिखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आपको सिंगल एंट्री का चैप्टर में मिलेगा। डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट ये आपको सिंगल एंट्री का चैप्टर में मिलेगा। नंबर 5 डेप्रिसिएशन, ये हम लोग का भी बचा होगा ना, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन करवाएंगे ना आप लोग का फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी डेप्रिसिएशन है। नंबर 6 फाइनल अकाउंट, नंबर 6 फाइनल अकाउंट। नंबर 7 एनटीओ, एनटीओ बोले तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिमेंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद नंबर 8 पे लास्ट में आपका अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग थ्योरी ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे कभी नहीं पढ़ेंगे। ये जो 8 चैप्टर है ना, मेक श्योर करिए ये 8 चैप्टर का नॉलेज आपके पास अच्छे से हो, तो क्या है ना कि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे इन द सेंस, आगे अगर आप फर्स्ट सेम में जाते हो, ग्रेजुएशन में जाते हो, सीए वगैरह कुछ भी कोर्स करते हो ना, तो ये सारे चैप्टर का लिवरेज रहता है। लिवरेज का मतलब आपका इस चैप्टर से वहां से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी का बेसिक कमजोर है तो आगे क्या समझ में आएगा, आगे एडवांस कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई अगर पेड़ है, आपने स्टार्टिंग में पेड़ को सही से पानी नहीं दिया है, हवा नहीं दिया, उसमें जो भी चीज था आपका जरूरी वगैरह था वो सारा चीज आप नहीं दिए, तो आगे कैसे उठेगा वो? उठेगा? उसका तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक हवा आगा खत्म। ऐसे में भी आंधी तूफान बहुत चल रहा है, अम्फान आ रहा है, एक आसानी आने वाला था। लेकिन एक चीज है कि अगर कैलकाटा में अगर कुछ भी आता है ना वो चेंज हो जाता है ना। सिर्फ एक ही आया था अम्फान, वो याद है भाई, मेरा कम से कम लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ था,
अच्छा खासा लॉस हो गया था मेरा। ठीक है सर, तो ये सारा चैप्टर है। आप लोग हमें बताइए कि इसमें से कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को किया हुआ और कौन सा नहीं किया हुआ। जनरल लेजर किया हुआ है, कैश बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट। मिस्टेक तो था लेकिन नॉलेज तो पता है ना, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फिर कहाँ जाता है, पीएल में जाता है, उसे क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में ऐड होता है, फिर इवेंचुअली बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होता है, मैच हो जाता है, वो तो पता है ना। नेक्स्ट में उसके बाद सर एनटीओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला ये नहीं हुआ है आपके पास। अकाउंटिंग थ्योरी वगैरह पढ़े हैं, सेपरेट एंटिटी क्या है, इसको पढ़िएगा सर, इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप कहीं पर भी आगे जाओगे ना तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा ते फाइनल अकाउंट बना, जो बना लिया बैलेंस शीट, बोलेगा इंटरव्यू हो गया जॉब लग जाएगा। ऐसा होता है क्या? आप इवेंचुअली अगर ग्रेजुएट हो गए, आगे बढ़ोगे, कहीं पर जॉब करोगे तो आपसे क्या पूछेगा, आपको प्रैक्टिकल देगा क्या, आपको डिप्रिसिएशन बनाने देगा, क्या देगा बनाने, कुछ देगा बनाने के लिए कि जो बैलेंस शीट मैच कराया उसका जॉब हो जाए, और जो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा वो घर जाए। पॉसिबल है? क्या लगता है वहां पे क्या पूछेगा? पूरी पूछेगा। आप जो पढ़ कर आए हैं उसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछेगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये सारे चीज पूछेगा। एसेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है पूछेगा, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है पूछेगा, पीपीडीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, ये सारा चीज आपसे पूछता है। अगर वो सारा चीज याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? इसका मतलब आपने पूरा 5 साल सही से पढ़ाई नहीं किया। जैसे कि मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया कि मैंने 11 से पूरा ग्रेजुएशन पढ़ा, 5 साल वहां स्टडी हो गया, फिर वहां से सीए करने के बाद में ऑलमोस्ट 5 ईयर्स लगे, तो 10 ईयर्स मैंने स्टडी पूरा किया कॉमर्स में। क्लियर है? 2005 से लेके 2006 से लेके 15 तक 10 साल। अब जब मैं इंटरव्यू में गया, भाई 3 होता है पार्ट, एक होता है आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, वो भी पास हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आपका जब मेरा 1-on-1 इंटरव्यू, पहले रिटेन हुआ उसमें क्वालिफाई हो गए, फिर ग्रुप डिस्कशन हो गया उसमें क्वालिफाई हो गए। जब 1-on-1 इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू जानते हैं तो अभी नहीं दिए हैं लेकिन आप लोग को आगे तो देना पड़ेगा कहीं पर भी जॉब करो। तो जब इंटरव्यू में जब मैं बैठा है तो मैं यहाँ पर हूँ, आगे 3 जन है, 3:1। अब एक जन मेरे से बात कर रहा है, 2 जन मेरे को देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाथ कैसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है, क्या है नहीं है, वो इवेलुएट करता है मेरा बॉडी और बॉडी को देखने के लिए, ताकि मेरा एटीट्यूड कैसा है, बोलने का पर्सनालिटी कैसा, ये सारा चीज। आप इमेजिन करो कि आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ स्टडी और आफ्टर पासिंग सीए, जब मैं उसके पास बैठा हूँ सीए का सर्टिफिकेट लेके, भैया हम सीए है, मेरे को जॉब दे दे, है ना, यही तो एक्सपेक्टेशन है ना सर। आप सीए कर लिए हैं, आपको तो जॉब चाहिए ना, पैसा कमाना है। अब अगला आपको जॉब देगा तभी तो आप पैसा कमाओ। इमेजिन करिए वो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछता है, वो मेरे से आफ्टर पासिंग सीए जब मैं उसके पास बैठा हूं तो वो बंदा मेरे से पूछता है, सरफाज कुड यू प्लीज टेल मी द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आई वाज शॉक्ड, व्हाट सर, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लाइक व्हाट। हम सोच रहे क्या बोला भाई सीए की डिग्री लेकर आया है, सामने बैठा और एक बंदा मेरे से पूछ रहा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 का। हम पढ़ के क्या गए थे, पढ़ के अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड ये वो वगैरह पूरा रात भर पढ़ाई किया, पता नहीं कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा ये, राइट। आपने लोग वो सारा पूरा तैयारी करके गए कि वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, उस लेवल का मैंने तैयारी किया। बिकॉज जब आप स्टडी करोगे ना तो आपको डिफिकल्ट पड़े तो आप तो पूरा डिफिकल्टी लेके जाओगे ना, भैया वो कहीं से भी पूछ सकता है। पूरा उसका बिजनेस को मैंने खंगाला, उसका बिजनेस क्या था नहीं था। आपका बार्कलेस कंपनी जानते हो, बार्कलेस ने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल में लिवरपूल देखा, लिवरपूल अभी आपका लिवरपूल भी है, फिर आपका ये आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक बार्कलेस बोल कर एक आता है बार्कलेस, ध्यान देना, वो कंपनी थी इंटरनेशनल कंपनी। उसका पूरा प्रोफाइल पढ़ा, क्या करता है नहीं करता है, उसका बिजनेस के हिसाब से कौन सा चीज अप्लाई होता नहीं होता, वो पढ़ के गया। और वो बंदा मेरे से क्या पूछता है,
सरफास, could you please tell me the golden rule of accounting? Just imagine, अगर उस समय पे मैं उसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अगर मैं नहीं बता पाता, अगर मैं हिचकिचा जाता, अगर मैं उसको सही से जवाब नहीं दे पाता, तो इसका मतलब क्या होता? अगला क्या सोचता? बेसिक कमजोर है और नाम का क्या लिखा है? मतलब क्या, वो मेरा काम करना है तो जॉब देता। सिर्फ एक क्वेश्चन वो मेरे से पूछा है और एक क्वेश्चन का अगर आंसर मैं सही से नहीं बताऊंगा तो तुरंत वो मेरे को पूरा जज कर लेगा 10 साल का स्टडीज, कि मैंने 10 साल का स्टडीज में कुछ किया नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीजें होता है। तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। कोई भी चीज पढ़ाई कर रहे हो ना तो अदर्स की तरह मत पढ़ो, रटना नहीं, ऐसे पढ़ोगे कि उसका मतलब भी आपको समझ में आए, उसका मीनिंग के साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये चीज है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसका ये मतलब होगा, इसका ये मीनिंग होगा, तो आपको मीनिंग ऑलवेज याद रहेगा। बात समझ रहे हैं? मीनिंग आपको ऑलवेज याद रहेगा और वही मीनिंग क्या करना है आपको, सही मौकों में सही टाइम पे अगला को बताना है कि भाई आई नो दिस, मेरे को पता है, ठीक है, ये मेरे को आता है। अब अगला को हम बोल दिए। इसके अलावा और ये तो क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन में तो हम हिला दिए, हम पूरा 5 मिनट गोल्डन रूल, डायमंड रूल, अमेरिकन रूल सब मार दिए उसको। अगला खुश इंप्रेस कि भैया बेसिक तो इसका मजबूत है। अब आगे फिर फर्दर स्टडीज होगा। फिर आगे मेरे से क्या क्वेश्चन पूछता है? आगे पूछता है कि सपोज सरफास यू हैव गिवन अ 2 ऑप्शन। आराम से सुनना, अंग्रेजी किसका कमजोर है? सबका। चलो हिंदी में बोलते हैं। तो मेरे से पूछता है कि सरफास सपोज आपको, वो इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोल रहा हूँ, सपोज आपको सरफास 2 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। डाइस जानते हैं? डाइस, डाइस, लूडो, लूडो बोला, डाइस। तो वो डाइस में 1 से लेके 6 तक रहता है। तो उनको बोला कि सरफास कि सपोज आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है तो थ्रू अ डाइस, डाइस आपको थ्रो करना। पहला ऑप्शन में अगर आप एक बार में थ्रो किए और आपका 6 आ गया, क्या आया? 6 आ गया, तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। कितना रुपया? फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाए तो दूसरा ऑप्शन में आपको 10 बार फेंकने का मौका मिलेगा, 10 टाइम्स डाइस फेंकने का, और हर एक बार में अगर आपका 6 आया तो आपको 1,000 रुपया करके मिलेगा। तो 10 बार में कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो इवेंचुअली दोनों बराबर हो गया। तो विच ऑप्शन डू यू चूज एंड गिव मी अ वैलिड एंड ऑप्टिमल रीजन? तो आप क्या चॉइस करिएगा? आप लोग से पूछ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन सा ऑप्शन चॉइस करिएगा? सेकेंड या फर्स्ट? सेकेंड। चलो फर्स्ट में 2 जने, सेकेंड में इतना जने, बताओ सेकेंड के लिए क्या होगा? किस लिए ऑप्शन, क्या वजह है, रीजन क्या दोगे आप उसको? 1,000। जैसे 7 बार 8,000 तो वन टाइम सर के अगर नहीं अप्लाई तो पूरा 0। और जो लोग फर्स्ट टाइम बोल रहा उसका रीजन क्या? रीजन होगा फर्स्ट टाइम में, रीजन क्या? और अगर नहीं आया तो 0। दो बार पाई जाएगा, 2 है तो नहीं, इसमें कम से 2 है, अब इसका दो रीजन है। अगर जो लोग सेकंड में जाएगा, ऑलवेज सेकंड वाला ज्यादा मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। इसका आंसर इसलिए बिकॉज इफ आई कैन थ्रो अ डाइस, ठीक है, तो अगर मैं एक बार भी थ्रो करता हूं तो मेरे पास कितने पैसे आएगा? एटलीस्ट 1,000। तो एटलीस्ट इफ आई वुड थ्रो अ 10 टाइम्स, अगर मैं 10 टाइम्स थ्रो करता हूं तो एटलीस्ट आई वुड गेट सम सॉर्ट ऑफ 3 से 4 बार तो आएगा, है ना? कम से कम 2 से 3 बार तो आएगा। तो एटलीस्ट मैं कितना अर्न करूंगा? एटलीस्ट मैं 3,000 अर्न करूंगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरा कमाने का चांसेस क्या है? ज्यादा है। और एटलीस्ट पूरा 10,000 नहीं मिलेगा मेरे को, ये तो हम श्योर है कि मेरे को पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा 10,000 नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मेरे पास आएगा पैसा। तो इसका हिंदी में एक कहावत है, नई मामा से काना मामा, सुने हैं?
नहीं मामा से खाना मामा नहीं सुने हैं, क्या बोल रहे हैं आप, इन लोगों को सब पता है। इसका इंग्लिश में अर्थात होता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिलेगा। तो सेकेंड वाला मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, बट मैंने क्या आंसर दिया था, ड्यू टू लाइक समझ जाइए सिचुएशन, ड्यू टू नर्वसनेस वगैरह, मैंने फर्स्ट वाला आंसर दिया। बोला कि सर सिंस दिस इज अ गैम्बल, मैंने क्या बोला, सिंस दिस इज अ गैम्बल, यू आर गैम्बलिंग ऑन समथिंग and I don't like gambles, so that's why I would try a one time. If it is suitable for me, then it will get, otherwise I have nothing to lose. वो लोग इम्प्रेस हुआ था लेकिन हमको जॉब नहीं दी, फिर कहीं और जॉब करने की क्या दिक्कत, समझ गए। तो ये सारा रीजन है सर, ये सारा चीज है ना आपको इवेलुएट करता है। बोलने का ये मतलब है कि अपना नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करो। लाइफ में आप पढ़ के गए बहुत सारा, लेकिन वो पूछता वही चीज है जो आप बोल पाओ। कभी भी इंटरव्यूअर आपसे आपका औकात से ज्यादा नहीं पूछेगा, वो आपको देखते संगे समझ जाए कि भैया इसको कहां तक पूछना और कहां तक मेरे को आंसर कर पाएगा, समझ गए। तो सर ये सारी चीजें हैं, तो जल्दी से अपने लोग सिलेबस में आते हैं।